हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्जामिनेशन 2004 में हुआ था। और इसका पार्ट 1 हमने कल अपलोड किया था चैनल पर, जिसमें 1 से 40 तक के क्वेश्चन इंक्लूड थे। आज हम इसके सेकेंड पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम लोग 41 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आगे का जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो हम जो है थर्ड पार्ट में कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 41 दिया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स कथन है, कथन कारण से जुड़े हुए भी बहुत सारे प्रश्न पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग सॉल्व करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे कथन दिया गया है ए कि गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। तो बिल्कुल सही बात है, गंदी बस्तियां क्या हैं जो बाल अपराध के लिए क्या है, उत्तरदायी हैं। कारण उसका दिया गया है रीजन कि यदि गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराधी भी ना होते। तो ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, जो ऊपर वाला जो आपका कथन है कि गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, तो वो तो सही है, यानी कि उत्तरदायी तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ से जो अपराध होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे, वो ज्यादा अपराधी बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती है। आप देखते ही हैं कि उनकी जो निम्न स्थित होती है, ठीक है, ऐसे बच्चों की। वहीं पर लेकिन आर ये कह रहा है कि यदि गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराधी भी ना होते। इसका मतलब ये नहीं कि सारे जो बाल अपराधी हैं वो गंदी बस्तियों में ही होते हैं। बाल अपराधी कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी। अगर मतलब बच्चे का संस्कार, समाजीकरण जिसका सही नहीं होता है, तो वो जो है अपराधी बनने के चांसेस हर जगह पे रहते हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं, हर जगह ऐसे बच्चे, हर जगह ऐसे बाल अपराधी, हर जगह ऐसी घटनाएं जो है उत्पन्न होती रहती हैं। ठीक है, आए दिन हम सुनते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में। तो इसका मतलब नहीं है कि बाल अपराधी सिर्फ गंदी बस्तियों में ही पाए जाते हैं, वो कहीं पर भी पनप सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस यानी कि आपका ए वाला तो सही हो गया, लेकिन कारण जो है आपका, ये रीजन जो है ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे, इसका जो ऑप्शन होगा ए सही है, किंतु आर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अपराध जो आपका क्राइम वाला पार्ट है, वहां से कई सारे क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक है, कभी अपराध से जुड़ी हुई पुस्तकें पूछ ली जाती हैं इसमें, और जो आपका ये जन्मजात अपराधी वाला लोम्ब्रोसो का बहुत बार पूछा जाता है, और फिर व्हाइट कलर क्राइम जो सदरलैंड वाला सिद्धांत है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। बाकी तो प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करवा ही रहे हैं, तो आप लोग रिवाइज कर ही रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 42 नंबर पे दिया गया है कि अपराध के मैक्रो समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आता है। विसंगत सिद्धांत, भेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत, उप संस्कृत का सिद्धांत, या जो है उपयुक्त इसमें सभी। ठीक है, तो अपराध के जो मैक्रो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत आ जाएंगे फ्रेंड्स, तो इसमें आपके सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल देता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपने एम.एन. श्रीनिवास जी की अवधारणा संस्कृतिकरण है, उसमें देखा होगा ना, उन्होंने दिया था यह अवधारणा संस्कृतिकरण की। तो जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसको फ्रेंड्स संस्कृतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये कब शुरू हुआ है, इसको हमें बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये आपका जो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये आपका वर्ष जो है 1952 में होगा। यहाँ देखिए, टू थोड़ा सा सही से शो नहीं हो रहा, तो इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। 2 अक्टूबर 1952 में। ये 62 है, 1951 है, 1950 है, और 1952 है। ठीक है, तो 1952 में ये आपका स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जो संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, ये बताना है। तो मर्टन, सेरिफ, टर्नर, हाईमैन। तो संदर्भ समूह जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर किया जाएगा, तो ये एच हाईमैन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, एच हाईमैन के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत प्रजातियों का अजायब घर है। ठीक है, भारत क्या है, प्रजातियों का अजायब घर है।
और वहीं पे क्या कह रहा है कारण कि भारत में अनेक जातियां मिलती हैं। भारत में क्या है, अनेक जातियां मिलती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो कथन और कारण दोनों सत्य हो जाएंगे, यानी ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बी वाला इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाति जो है राजनीति का कैंसर है। ये क्वेश्चन हमें लगता है कि अभी जब मैंने इसके पहले वाला पीजीटी वाला क्वेश्चन करवाया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे याद है कि जाति जो है राजनीति का कैंसर है। किसने कहा था, तो डी आर गाडगिल महोदय ने कहा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विघटन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो सामाजिक विघटन एक सापेक्ष अवधारणा है। यह स्थिति व प्रक्रिया दोनों ही है। इसमें मतैक्य का अभाव होता है। ठीक है, और इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है। तो इसमें कौन सा होगा, जो है कि सामाजिक विघटन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है, ये थोड़ी ना होगा। अगर प्रभावी हो जाएगा तो फिर वहां पे सामाजिक विघटन कहाँ होगा, तब तो सामाजिक नियंत्रण हो जाएगा ना। तो यही नहीं होगा, बाकी जो है सब सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है इसमें कि मुस्लिम समाज में पति पत्नी की सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहते हैं। तो लियान, जिहर, इला या मुबारक। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं मुबारक। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू स्वराज नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो विनोबा भावे, श्रीमन नारायण या महात्मा गांधी या जो है कृपलानी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा की गई है ये बताना है। तो फ्रेंड्स हिंद स्वराज या जो है भारतीय होम रूल 1909 में लिखी गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, किसकी थी ये, महात्मा गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण बुक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। तो 1988, 1992, 1993 या वर्ष जो है 1995 में। तो ये कब हुआ था ये हमें बताना। तो इसमें फ्रेंड्स आपका बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो है वर्ष 1992 में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही है। 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से विशिष्ट चालकों की कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकों की कौन सी विशेषता नहीं है। विशिष्ट चालक में विशेष प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। ये प्रेरणाओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होते हैं। विशिष्ट चालक स्वयं मूल प्रवृत्ति नहीं वरन उनकी अभिव्यक्ति होते हैं। विषयों जो है विशिष्ट चालकों में तार्किक जो है तत्व होते हैं। तो ये बताना है, तो कौन सी नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो डी है वो नहीं है, यानी विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होते हैं, ये वाला इसमें सही नहीं होगा। बाकी जो है सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण नेतृत्व में उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है। तो ग्रामीण नेतृत्व में उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है। तो ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि, और भू स्वामित्व, परिवार व जाति के प्रभाव में जो है वो ह्रास, उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। तो ग्रामीण नेतृत्व में उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला नहीं है, उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। बाकी सभी इसमें है। अगला क्वेश्चन है कि लर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन के लिए पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया है। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण उनमें नहीं है। पश्चिमीकरण एक संकुचित व सीमित अवधारणा है। यह एक स्थानीय लेबल है। पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक है। इसमें इससे विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो इसमें कौन सा होगा, इससे विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं होता है, ये वाला सही नहीं है। बाकी इसमें सभी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 55 को यहाँ पे देखेंगे। वर्तमान ग्रामीण सामाजिक संरचना के विषय में दिए गए निम्नलिखित निष्कर्षों पर ध्यान दीजिए। इसमें कहा में है कि आज भी ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च वर्ग व जातियों में शक्ति केंद्रित है। खा कह रहा है कि निम्न जातियां व वर्ग शक्ति प्राप्ति की स्पर्धा में संगठित हुई है। गा इसमें कह रहा है कि ग्रामीण शक्ति संरचना के जिन नए धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया था वे अभी भी प्रभावी नहीं है। ग्रामीण संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता विपन्नता से प्रभावित है। उपयुक्त निष्कर्ष किसने दिए हैं। तो एसी मेयर, बी एस कोहेन, ओपी शर्मा या योगेंद्र सिंह। तो फ्रेंड्स ये सब जो सारे निष्कर्ष दिए थे किसने दिए थे, योगेंद्र सिंह ने। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 56 है कि अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्करण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया। तो इन्होंने हायरार्की ऑफ द साइंस जो है विज्ञानों का संस्करण का सिद्धांत दिया था कॉम्टे महोदय ने।
तो सबसे जो प्रथम स्थान पर वो था, वो किसको दिया था वो बताना है, ठीक है। प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, गणित शास्त्र। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है सबसे पहले जो सरल कहा था वो कहा था गणित शास्त्र को, ठीक है। जो आपका गणित शास्त्र है ये था, और सबसे लास्ट में जो इन्होंने दिया था वो आपका समाज शास्त्र हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड क्या है। तो जन सहभागिता, विवेकशीलता, गतिशीलता या औद्योगिकरण। तो आधुनिकीकरण का जो अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड है वो क्या है। आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड जन सहभागिता, विवेकशीलता, गतिशीलता या औद्योगिकरण। तो फ्रेंड्स जो इसमें अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड हो जाएगा वो होगा आपका बी, विवेकशीलता, ठीक है। क्वेश्चन 58 है, जैन धर्मावलंबी जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, यह कथन क्या है। सत्य है, असत्य है, एक और दो दोनों है, या उक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स में ए हो जाएगा आपका सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि छात्रवृत्तियों एवं शिक्षण संस्थाओं में स्थान आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद आपका 16(4), या अनुच्छेद आपका जो है 130 और 332, या जो आपका आर्टिकल है 339(1) के तहत किसके द्वारा ये किया गया है कि छात्रवृत्ति एवं शिक्षण संस्थाओं में स्थान आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल जो आपका 15(4) है उसमें ये व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आप सभी लोगों को पता है डॉक्टर R.K. मुखर्जी जी इसके लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मूल्यों का, समाजशास्त्र मूल्यों का सिद्धांत दिया है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। तो कूले, गिस्ट, किम्बल यंग, मीड। तो ये फ्रेंड्स गिस्ट महोदय की परिभाषा है। इन्होंने कहा था कि सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। तो गिस्ट इसमें हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग क्या है। समाजीकरण, विधि निर्माण, धर्म, सामाजिक मान्यताएं। तो फ्रेंड्स सामाजिक नियंत्रण का जो सबसे प्रभावी ढंग है वो क्या है, सामाजिकरण, ठीक है। क्या है, सामाजिकरण। किसी व्यक्ति का अगर सामाजिकरण अच्छे से होता है तो वो अपने आप उसका सोशल कंट्रोल होता है। सामाजिकरण इसीलिए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। सामाजिकरण अगर मतलब इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को मतलब बचपन से ही सिखाया जाता है, पूजा पद्धति, धर्म, जो भी संस्कार हैं, ठीक है, तो उससे बच्चा नियंत्रित रहता है। तो जो सबसे ज्यादा उत्तम एवं प्रभावी ढंग है वो आपका सोशलाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की अपेक्षा करता है। तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, या संप्रदायवाद, या भाषावाद। तो फ्रेंड्स अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की अपेक्षा करता है, तो उसे जातिवाद कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे नगरीकरण की समस्या माना जाता है। नगरों का विस्तार होना, मरी बस्तियों का प्रसार होना, उच्च शिक्षा केंद्रों की स्थापना होना, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था। तो फ्रेंड्स ये सब तो विकास के कारण है, ठीक है। किसी शहर नगरीकरण के, नगरों का विस्तार होना, उच्च शिक्षा केंद्र अगर वहां पे होगा तो विकास है ना। चिकित्सा की अगर समुचित व्यवस्था हो जाएगी, ये भी डेवलपमेंट है वहां का। लेकिन मलिन बस्तियां जो फैल जाती हैं इससे क्या होता है, ये बहुत बड़ी समस्या वहां पे क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है। तो वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, जो है परंपरात्मक, या अन्वेषणात्मक। तो फ्रेंड्स ये व्याख्यात्मक जो है घटना क्रिया विज्ञान आपका सामाजिक अध्ययन पर बल देता है, ठीक है। जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो आप सभी को पता है प्रकार्य, ठीक है, फंक्शन उसको कहते हैं। तो आपका प्रकार्य हो जाएगा। अगला है सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है, यह कथन किसका है। तो कथन है मतलब सत्य है, असत्य है, एक दो दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान तथा भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है, तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 68 को देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है, ठीक है। तो
तो किसकी है? विज्ञान और तकनीक की, बढ़ते हुए अपराध की, प्रथा परंपरा की, धार्मिक अंधविश्वास। तो ये सब तो जो है विकास नहीं है, ये सब जो है अवरोधक है। ठीक है, कि बढ़ते हुए अपराध, प्रथा परंपरा, धार्मिक अंधविश्वास, ये सब जहाँ रहेंगे तो वहाँ का डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर विज्ञान एवं तकनीक अगर है तो वो जो है डेवलपमेंट का कारण है। समग्र तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी रही है? जो आपका विज्ञान और तकनीक है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति मनुष्य की भौतिक मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। तो संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, या किसका कथन है? तो पिडिंगटन, मेलिनोवस्की, रूथ बेनेडिक्ट, या जो है आपका टायलर। तो ये किसकी परिभाषा है फ्रेंड्स? तो ये आपका मेलिनोवस्की। 20 में हो जाएंगे। ठीक है, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की? समाज नीति निर्माताओं ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, नेल्सन मंडेला ने, या स्वतः जो है व्यापारियों ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स पिछड़े वर्ग की जो समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की थी? तो समाज नीति के निर्माताओं ने। ठीक है, तो ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? 3 पीढ़ी के लोगों का होना, समष्टिवाद की भावना का होना, श्रम का सरल विभाजन, स्वतः विकास। तो इसमें फ्रेंड्स निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? तो इसमें स्वतः विकास नहीं होता है। बाकी इसमें 3 पीढ़ी के लोग होते हैं, समष्टिवाद की भावना पाई जाती है, श्रम का वहां पे सरल विभाजन होता है, लेकिन स्वतः विकास ये नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? तो समिति जो है इसका संबंध किससे है? कौन सी विशेषता? सामान्य उद्देश्य, स्वतः उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, या अनिवार्य उद्देश्य। तो फ्रेंड्स जो समिति की विशेषता होती है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथी का चुनाव कार्य क्या कहलाता है? एक विवाह, अंतः विवाह, या बहिर्विवाह, या कुलीन विवाह। तो फ्रेंड्स अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथी का चुनाव का कार्य क्या कहलाता है? ये अंतः विवाह कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता? अशिक्षा, बेरोजगारी, भाग्य पर भरोसा करना, काम मिलने पर भी काम की इच्छा ना होना। तो इसमें जो है ये डी वाला सही हो जाएगा कि काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा ना होना, ये भारतवर्ष में निर्धनता का जो है उपयुक्त कारण नहीं दिखाई देता। बाकी अशिक्षा, बेरोजगारी, भाग्य का भरोसा करना, ये सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़ फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सहयोगी प्रक्रिया कहेंगे, आत्मसात प्रक्रिया कहते हैं, असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, व्यवस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण का आशय होता है बड़े पैमाने का कृषि उपज का होना, संस्कृत का प्रचार प्रसार होना, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना करना, या विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। तो औद्योगिकरण का आशय क्या है ये बताना है। ठीक है, तो औद्योगिकरण का आशय होता है कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन की जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है जन्म दर द्वारा, मृत्यु दर द्वारा, देशांतर गमन द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसमें सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि धर्म निरपेक्षीकरण का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो अपने धर्म से अटूट लगाव रखना, केवल अलौकिक शक्ति में विश्वास करना, राज्य दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना, धार्मिक आधार पर संप्रदाय का निर्माण करना। तो फ्रेंड्स में जो है धर्म निरपेक्षीकरण का विशेषता है कि राज्य दृष्टिकोण में सभी धर्मों को एक समान मानना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है कृषि कार्य, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, अपराध सुधार। तो फ्रेंड्स सामाजिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं है ये बता। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन जो डी है वो नहीं शामिल है। बाकी कृषि कार्य, स्वास्थ्य, समाज कल्याण ये सब जुड़े हुए हैं। उत्प्रवास किससे संबंधित है? जनसंख्या से, जो है ग्रामों से, नगरों से, इन सभी से। तो फ्रेंड जो हमारा उत्प्रवास है वो जनसंख्या से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। तो आज हम इसको 40 क्वेश्चन आपका 80 नंबर यानी 41 से लेके 80 तक के क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे एक साथ डिस्कस किए हैं। आगे के जो इसके क्वेश्चन है 81 से लेके 125 उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे तीसरे पार्ट में। ठीक है, तो ये आपका जो 2004 वाला क्वेश्चन पेपर है ये भी कल आपका फिनिश हो जाएगा। तो सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।
और अपने फीडबैक को देने के लिए। तो सभी लोग वीडियो को देखते रहिए और फीडबैक भी दीजिए कि कैसा लग रहा है, कैसी तैयारी आप सभी लोगों की चल रही है, आप सभी लोग अपनी जो तैयारी है उसको किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा लगता है हमें भी कि चलिए आप लोग भी अपना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, पेपर वगैरह सॉल्व करना, ये सब चीज़ें जो है स्टार्ट कर दिए हैं। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।